बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के हम अपने विश्लेषण में हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला है डब्ल्यूटीओ में विवाद निपटान प्रणाली को लेकर जो है उसका हल करने को लेकर जो है भारत उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उस पर कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में हो रहा है। 26 से 29 यानी आज तक चलेगा। ठीक है। दूसरा मुद्दा है जीनोम इंडिया का, जिसके तहत जो है 2020 में शुरू हुई इस परियोजना के तहत 10,000 जीनोम की सीक्वेंसिंग पूरी की जा चुकी है। और ये कहीं न कहीं भारत में की आबादी के लेवल पे जो है एक सैंपलिंग किया गया है, जिसमें भारत की जो जनसंख्या आबादी है उसके जनसांख्यिकी आंकड़ों के बारे में, उसकी जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में और कई सारे उस अध्ययन के दौरान कई सारे आनुवंशिक बीमारियों और उसके लक्षणों का पता किया गया है। और ये कहीं न कहीं हमारे लिए जो है हमारे ऐतिहासिक विकास को, जननांकीय और जीनोमिक्स आनुवंशिकी विकास को और आनुवंशिक बीमारियों और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को समझने में मदद करेगा। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, पहला न्यूज वह है विश्व व्यापार संगठन की पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता है भारत। ये बात आई ऐसा क्योंकि देखिए जो डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन है, वो जेनेवा स्थित जो है वैश्विक स्तर पर व्यापार को रेगुलेट करने की प्रमुख संस्था है। और इस संस्था का एक निकाय है विवाद निपटान निकाय। ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डीएसबी। और इसी डीएसबी के दो रूप है, एक पैनल है और एक है इकाई है, मतलब इस डीएसबी के, और एक है अपीलेट ट्रिब्यूनल या अपीलेट बॉडी, अपेली निकाय, जिसमें न्यायाधीश होते हैं। और ये विवाद निपटान की जो अपीलेट निकाय है ये सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है। लेकिन मामला यह है कि 2019 से इस अपीलेट निकाय में कुछ जिनको नियुक्ति करनी है न्यायाधीशों की अमेरिका के तरफ से, वो नहीं कर रहा है और वो कहीं न कहीं चाह रहा है कि अपीली निकाय काम न करे। और भारत चाह रहा है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जो कि फॉर्मल बॉडी है वैश्विक स्तर पे व्यापार निकाय को, इसको बेहतर तरीके से ये काम करे और इस पे पूरी तरह से जो है निर्णय लिया जा सके कि इसकी प्रक्रिया सही हो, इसके निर्माण इसको स्थायित्व दिया जा सके। ठीक है। बाकी अनौपचारिक जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन औपचारिक जो प्रक्रिया है वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की विवाद निपटान जो वैश्विक स्तर पर जो विवाद है उसका निपटान किया जा सके। ठीक है। तो इसी को लेकर ये सारी चर्चा है। आइए हम समझते हैं मामला क्या है। तो देखिए, भारत ने 28 फरवरी 2024 को कहा है कि विश्व व्यापार संगठन की पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये बहाली, इसका मतलब अभी बहाल नहीं है। तो उसमें क्या है कि विवाद निपटान प्रणाली के अपीली निकाय, अपीलेट बॉडी को अमेरिका द्वारा अपने सदस्यों न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने के कारण दिसंबर 2019 से ये गैर कार्यात्मक है या फंक्शनल नहीं है। इससे जो है डब्ल्यूटीओ की समग्र विश्वसनीयता और उसके द्वारा बनाए गए नियम आधारित व्यापार व्यवस्था प्रभावित होती है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की स्थापना ही हुई थी कि व्यापार कैसा हो, नियम आधारित हो, जिसमें सबके लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था अपनानी जाए। अब प्रश्न है कि अगर निष्पक्ष व्यवस्था अपनाई गई हो और अगर उसमें कोई सदस्य देश को लगता है कि कोई देश उसको पालन नहीं कर रहा है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको लेकर विवाद उत्पन्न होता है और इस विवाद को निपटाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ में एक व्यवस्था है विवाद निपटान प्रणाली, जिसके तहत दो निकाय हैं और उसमें से जो अंतिम निकाय है, जो विवाद निपटान प्रणाली का सर्वोच्च निकाय अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट बॉडी है, जिसके न्यायाधीशों की नियुक्ति अमेरिका नहीं कर रहा है 2019 से, जिसके कारण समस्या आ रही है। और भारत चाह रहा है कि यह व्यवस्था का सही ढंग से क्या किया जाए, हल किया जा सके। ठीक है। तो अब यह है कि डब्ल्यूटीओ में विवाद निस्तारण सुधारों में भारत का क्या विचार है। भारत का विचार हमेशा से रहा है, क्योंकि भारत का यह पक्षधर रहा है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वह निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी भी देश या गुटों के प्रति झुकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत आंतरिक दृष्टि से भी लोकतांत्रिक देश है और उसका मान्यता रहे है कि व्यवस्थाएं जितनी निष्पक्ष होंगी, जितनी न्यायपूर्ण होंगी, उस व्यवस्था में कमजोर से कमजोर या
विकासशील देश जिसे कह सकते हैं। आज तो भारत मजबूत हो गया है, लेकिन कभी कमजोर था, तब से भी वो भारत का रहा है कि जो भी व्यवस्थाएं रहे वो निष्पक्ष रहे, न्यायपूर्ण रहे। इसलिए भारत इस विवाद निपटान प्रणाली का जो फंक्शनल कार्यात्मक है उसको मजबूती दिलाना चाहता है। और यही बात ये अभी कल के बैठक में भारत ने कहा। देखिए 13वें बैठक में विवाद निस्तारण सुधारों पर कार्य सत्र आयोजन था, तो भारत ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में कुछ सदस्यों के बीच चल रही अनौपचारिक विवाद निस्तारण सुधार चर्चाओं को प्रभावी ढंग से इन्हें औपचारिक बनाने की जरूरत है। यानी जो इनफॉर्मल बातचीत हो रही है उसको फॉर्मल बनाया जाए। साथ ही साथ अपीली निकाय को भी किसी सुधार प्रक्रिया की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में बहाल करने पर भारत ने जोर दिया। पहला कि जो इनफॉर्मली बातचीत चल रही है उसको फॉर्मल किया जाए, और सब में जो अपीली निकाय है उसे पहले बहाल किया जाए, क्योंकि कई सारे मामले वहां पे अटके पड़े हैं। ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने कहा कि डीएस प्रणाली यानी विवाद निपटान प्रणाली की अपीली शाखा अमेरिका द्वारा अपने सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध करने के कारण दिसंबर 2019 से ही गैर क्रियाशील है। लगभग 4 साल से ज्यादा समय से जो है, एक समझ सकते हो कि डब्ल्यूटीओ में एक जो हाईएस्ट विवाद निपटान प्रणाली है वह क्या है, गैर फंक्शन है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत देश के संदर्भ में समझ लीजिए कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश ही नियुक्त न हो और सुप्रीम कोर्ट काम न कर सके तो पूरी न्याय प्रणाली कैसे। तो वही स्थिति है कि जो सर्वोच्च वहां पे न्याय करने, दो देशों के बीच विवाद की स्थिति में न्याय करने की बॉडी है, उसके मेंबर्स ही नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो है प्रणाली कार्य ही नहीं कर पा रही है। ठीक है। और क्या कह रहा है भारत ने कहा कि इससे क्या हो रहा है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी समग्र विश्वसनीयता और नियम आधारित व्यापार व्यवस्था पर क्या हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है। और भारत ने 12वें मंत्री स्तर सम्मेलन के 12 सदस्यों को याद दिलाया कि उसमें कहा गया था कि 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूरी तरह से और अच्छी तरह से काम करने वाली विवाद निस्तारण प्रणाली का जो है सुलभ हो सके, ये बात उसमें कहा गया था। और भारत ने याद दिलाया कि सदस्यों को वो याद करने पड़ेंगे जो इसके पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुआ था, और इस तरह से जो है भारत कह रहा है कि इसको बेहतर बनाओ। और भारत ने कहा कि उसकी दीर्घकालीन स्थिति को दोहराया जो पहले से चली आ रही है कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद डब्ल्यूटीओ विवाद निस्तारण प्रणाली एक न्याय संगत, प्रभावी, सुरक्षित और पूर्वानुमेय बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए उपयोगी है। क्योंकि अगर बेहतर व्यापार प्रणाली करना है, व्यापार को बेहतर, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपके पास विवादों के निपटान की एक प्रणाली होनी चाहिए। ये भारत का मत पहले से रहा है और अभी से भी रहा है, और इसीलिए भारत कह रहा है कि अपीली निकाय की बहाली की व्यवस्था जो है वो भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि जब तक उसमें अपीली निकाय जो है उसमें बहाली नहीं होगी तब तक विवाद का निपटान का बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकता है। ठीक है। अब प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ में व्यापार विवाद का निपटान प्रणाली क्या है। तो देखिए डब्ल्यूटीओ के जो अगर देखें डब्ल्यूटीओ की जो व्यवस्था है, डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन, वो आयात निर्यात के मुद्दों को तो देखता ही देखता है कि उसमें निष्पक्षता रहे, बेहतरी रहे। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है, व्यापार को लेकर विभिन्न देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को हल करने के लिए एक व्यवस्था है, वो कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निपटान प्रणाली। ये विवाद निपटान प्रणाली जो है डब्ल्यूटीओ की महत्वपूर्ण शाखा है। और इसका जो अपीलीय निकाय है, वो जो अपीली निकाय है, देखिए विवाद निपटान निकाय संगठन महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है, और इसका अपीलीय निकाय वैश्विक व्यापार प्रणाली विवादों के निपटारे की सर्वोच्च संस्था है। और ये जो 166 सदस्यीय डब्ल्यूटीओ है, इसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, अगर कभी आप डब्ल्यूटीओ के वेब पेज पे जाके देखेंगे तो जो डब्ल्यूटीओ सेटलमेंट बॉडी है उसमें कई सारे निकाय है, ये उसका क्राउन कहा जाता है, ये डब्ल्यूटीओ का ताज है, विवाद निपटान प्रणाली। तभी तो निष्पक्ष व्यवस्था होगी। देखिए कोई भी व्यवस्था हो अपने देश में, कानून का शासन यानी सबको न्याय और समानता, वो कैसे लागू होता है, वह इन्फोर्समेंट और कोर्ट के जरिए लागू होता है। अगर पुलिस न हो, कोर्ट न हो, तो कानून रह के भी उसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पीड़ित है वो अपनी बात कहाँ रखेगा। तो
उसी तरह से ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ये क्राउन कहा जाता है, क्योंकि यह सदस्यों के बीच व्यापार विवाद को हल करता है। और उसका यह निकाय जो है अपीलेट, ये सर्वोच्च क्या है, संस्था है विवाद निपटारों को लेके। ठीक है, अब प्रश्न है कि अगर कोई सदस्य देश डब्ल्यूटीओ में, इसी डब्ल्यूटीओ विवाद निवारण प्रणाली के रूप में ही है कि अगर सदस्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको कैसे हल किया जाता है उसको देखें। तो इसमें जो है डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के दो मुख्य तरीके हैं। दो तरीके से, जैसे किसी पर्टिकुलर कोई देश ए है, उसको किसी देश बी से कोई शिकायत है, तो वो शिकायत को कैसे दूर करेगी। तो पहला है कि जैसे शिकायत दर्ज करता है तो पहले तरीके के तहत विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श के चरण के दौरान, यानी दो देश आपस में बातचीत करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, उसके दौरान इस मुद्दे को सुलझा लें, यानी पारस्परिक रूप से सहमत समाधान ढूंढ लें कि हाँ ठीक है यार, ये जैसे दो लोग हैं व्यापार आपसी बात कर लो कि हाँ यार ये बात ठीक है, इसमें कोई कमी है, इसको खत्म कर देते हैं, वो चीज वहां समाप्त हो जाती है। अब अगर ये नहीं हुआ और उसके आगे जाता है तो उसके आगे जाने पर जो है दूसरा तरीका है एडजुकेशन या न्याय निर्णयन के माध्यम से, जिसमें एक तो पैनल होता है और एक होता है उसके ऊपर अपीलेट। तो जो न्याय निर्णयन है, पैनल होता है, पैनल द्वारा कोई निर्णय देगा और यदि इसको स्वीकार कर लिया गया तो बात खत्म है। लेकिन अगर पैनल के निर्णय से अगर कोई समस्या होती है तब वो आता है किसमें, तो फैसला अपीली निकाय या अपीलेंट बॉडी के जाता है, चुनौती देना शामिल होता है और इसके निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। समझ रहे हैं, कोई विवाद होता है, एक देश दूसरे देश को ले जाता है तो पहले दोनों देश आपस में सहमत हो जाते हैं तो बात वही समाप्त हो जाती है। नहीं होते हैं तो एक पैनल होता है, उस पैनल में मामले को हल किया जाता है, उसको अगर दोनों देश सहमत हो जाते हैं तो बात खत्म हो जाती। अगर फिर भी उस पैनल के निर्णय से अगर कोई असहमत है तो फिर वो अपीलेट बॉडी में जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। और उसी अपीलेट बॉडी के मामले को, नियुक्ति के मामले को अमेरिका दिसंबर 2019 से ही लटकाए रखा है। और सोचिए कि जो अमेरिका वैश्वीकरण का पक्षधर रहा है, मुक्त व्यापार व्यवस्था का, फेयर इकोनॉमी की बात करता रहा है, उसके द्वारा डब्ल्यूटीओ की वह व्यवस्था जो फेयर इकोनॉमी या फेयर व्यापार को बढ़ावा देती है या उसके लिए उसको स्थापित करने की सर्वोच्च संस्था है, उसी के क्या करती है, उसी के निर्णय लेने की सर्वोच्च बॉडी है, न्याय निर्णय करने की, उसी में रुकावट उत्पन्न किया जा रहा है। अब ऐसे में ये प्रश्न है कि चुनौती क्यों बनी हुई है। तो देखिए समस्या यह है कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि द्विस्तरीय, विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका विवाद निपटान तंत्र की द्विस्तरीय प्रणाली को कमजोर करना चाहता है और उसका अपीली निकाय को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ऐसा अब ये देखा जाने लगा है कि अमेरिका में खासतौर से ट्रंप के आने और उसके बाद वहां पे भी प्रोटेक्शनिज्म की अवधारणा दिखाई देने लगी है। यानी जो अमेरिका जो है वैश्वीकरण, जो वैश्विक अमेरिका और उस पश्चिमी देशों की संस्थाएं वैश्वीकरण की बात करती थी, अब उन्हीं के यहाँ भी प्रोटेक्शनिज्म की भावनाएं आने लगी है। और विकासशील देश चाहते हैं कि उनका दृढ़ मत है कि विवाद निपटान तंत्र के सुचारू कामकाज के लिए दो स्तरीय प्रणाली मौलिक हैं और उन्हें लाया जाना चाहिए। ये देखिए बात कुछ ऐसी हुई कि देश में कोई व्यवस्था हो, कोई ताकतवर है और कोई कमजोर वर्ग है। तो जब तक ताकतवर का जो पुलिस पे या न्याय तंत्र पे पकड़ है तब तक तो वो चाहेगी कि पुलिस और न्याय तंत्र बेहतर काम करे। लेकिन जैसे जैसे जो कमजोर वर्ग है वो मजबूत होता जाता है, ताकतवर जो है वह क्या कहेगी, न्याय प्रणाली और पुलिस से को वो क्या करना, उस पे उसका विश्वास कम होता जाता है या उससे उसको डिस्टेबलाइज, क्योंकि फिर उसके गलतियों के लिए वो संस्थाएं निर्णय देने में सक्षम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये इसकी समस्या है। अब देखिए जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। अगला जो हमारा है जीनोम इंडिया परियोजना। देखिए 27 फरवरी यानी परसों जो है शाम को भारत के जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि जीनोम इंडिया पहल के तहत 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग या जीनोम अनुक्रमण का कार्य पूरा हो गया है। और ये जीनोम इंडिया पहल या प्रोजेक्ट का जो है लक्ष्य था
हालांकि ये लक्ष्य 2023 के लास्ट तक था, तो थोड़ा बहुत एक आध महीना चलता है। तो इसके साथ ही साथ जो है ये पूरा हो गया कि 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, और उस डेटा को भारत के ही आईबीडीसी पे जो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर जो है इसको रखा गया है। तकरीबन 8 पेटाफ्लॉप का डेटा है, यानी बहुत बड़ा डेटा है, उसको संग्रहित किया गया है। और इसका उपयोग एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पब्लिक गुड के रूप में यह डिजिटली डेटा रखा है, जिसका इस्तेमाल चिकित्सकीय उपयोग के लिए और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जा सकता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि जीनोम इंडिया परियोजना क्या है और उससे क्या चीज जुड़ी हुई है, उसके क्या उपयोग हो सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है या ह्यूमन जीनोम क्या होता है, उसके कुछ कमियां हैं तो उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया पहल है। इसने 27 फरवरी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब इसके शोधकर्ताओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से 99 अलग अलग आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 स्वस्थ जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया। यानी कि ये नहीं कि किसी एक ही ऐसे है, जो 99 अलग अलग आबादी है उसमें से उन्होंने 10,000 स्वस्थ जीनोम का अनुक्रमण पूरा कर लिया है। और इस परियोजना में देश भर के 20 वैज्ञानिक संस्था और शोधकर्ता रक्त के नमूने एकत्र करते थे, फिर वहां से जो है जेनेटिक मटेरियल जीनोम सीक्वेंसिंग करके और इस तरह से डेटा को संग्रहित किया गया है। और यह उपलब्धि भारत की व्यापक आनुवंशिक मानचित्रण या जेनेटिकली मैपिंग के लिए एक निर्माण में परिणित हुई है, जिसमें चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए समान रूप से अपार संभावना है। यानी अब ये जो जेनेटिक मैपिंग या जेनेटिक सूचनाएं हैं 10,000 लोगों की, 99 अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के, उससे क्या होगा कि जो चिकित्सक हैं उनको आनुवंशिक बीमारियों या इस तरह की चीजों को समझने में मदद मिलेगी, और जो शोधकर्ता है उनको भी आनुवंशिक रूप से अध्ययन करने में मदद मिलेगी। ये इसका प्राइमरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीनोम इंडिया परियोजना क्या है। तो देखिए ये एक भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी पहल है, जो कि भारतीय आबादी में पाई जाने वाली आनुवंशिक विविधता, ठीक है, जेनेटिक जो है डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी एक व्यापक सूची बनाने के उद्देश्य से जीनोम इंडिया परियोजना को वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है उसका है कि हमारे विकास के इतिहास को समझने का है। उसके हम अपने विकास के इतिहास को क्यों समझेंगे, क्योंकि उसके जरिए हम विभिन्न रोगों के लिए आनुवंशिक आधार की खोज कर सकते हैं। भविष्य के उपचार बनाने के लिए आनुवंशिक विविधता का मानचित्र आवश्यक कर सकते हैं, आदि कार्य हम कर सकते हैं। यानी हम अपने आनुवंशिक विकास के इतिहास को समझेंगे, हमारे लिए जो आनुवंशिक विभिन्न रोग हैं उनका क्या आनुवंशिक आधार है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आनुवंशिक विविधता है अगर इलाज आदि के लिए, अभी उदाहरण जब देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है देखिए ये बता रहे हैं कि केवल 5750 जीनोम के विश्लेषण से ही शोधकर्ताओं को भारत में पाए जाने वाले 13.5 करोड़ आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान करने में मदद मिली। यानी 5750 जीनोम की सीक्वेंसिंग में ही 13.5 करोड़ आनुवंशिक वेरिएंट का भारत के में पता चला है। और यह मानचित्र एक अद्वितीय संसाधन भी तैयार करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 140 करोड़ या 1.4 अरब की हमारी आबादी में 4600 से अधिक अलग अलग समूह शामिल हैं। तो 4600 अलग अलग समूहों में 140 करोड़ में 4600 अलग अलग समूह शामिल हैं, उनमें से 99 का निकाला गया है, और उसके आधार पे एक हमें जानकारी मिली है कि कम से कम उतने बारे में क्या जेनेटिकली क्या विकास रहा है, उनकी क्या विशेषताएं रही है, ये सारी चीजें पता है। और इस जीनोम सीक्वेंसिंग का संपूर्ण डेटा सेट भारतीय जैविक डेटा केंद्र में संग्रहित किया जाएगा, और ये 2022 में ये आईबीडीसी का गठन किया गया है। इसके पहले जो है ये एक देश का एकमात्र डेटा बैंक है। इसके पहले भारत अमेरिका या यूके या पश्चिमी देशों के जो है डिजिटल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके वहां पे जेनेटिक डेटा को सिक्योर करता था। ठीक है,
मानव जीनोम क्या है? तो देखिए, मानव जीनोम मूलतः एक जेनेटिक पुस्तक होती है, ये एक आनुवंशिक किताब होती है, जिसमें कहा जाता है कि ए, सी, जी, टी ये चार उसके क्षार होते हैं, इनके आपस में विभिन्न कॉम्बिनेशन के आधार पे 3 अरब जो है कॉम्बिनेशन होते हैं और इन्हीं से जो है एक मनुष्य का जेनेटिक किताब तैयार होती है। यानी उसके जेनेटिक के बारे में पता चलता है कि उसका शरीर कैसा होगा, उसका उसका विचार कैसा, उसका जो है कह सकते हो कि उसमें आनुवंशिक बीमारियां कैसी होंगी या उसका आनुवंशिक प्रकार कैसा होगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। देश में जीनोम अनुक्रमण के अध्ययन के क्या लाभ है? जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम ये कर रहे हैं कई सारे देशों में तो पूरे जनसंख्या के लेवल पे किया जा रहा है, हम अभी उतने लेवल पे नहीं जाके 10,000 लोगों का ही कर रहे हैं। हालांकि सैंपलिंग 99 समूहों के ऐसे किया गया है और भारत में कंपेयर भी ये हो सकता है। एक वैज्ञानिकों ने माना कि भारत में अगर हम कम समूहों से भी वो काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो शादियां होती है वो इंडो यानी आंतरिक होता है कि अपने जो है सजाती है उसमें होता है, बहुत ये नहीं कि इधर के उधर, तो जीन में बहुत ज्यादा मैचिंग नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पे कम समूहों के अध्ययन के द्वारा भी काफी बड़े पैमाने पर जनसंख्या के बारे में आंकड़े हमें मिल सकते हैं। अब ये प्रश्न है कि ये जो आंकड़े या अनुक्रम हम किताब का अध्ययन कर रहे हैं उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा है, देखिए, पहला है कि यह विभिन्न बीमारियों के लिए आनुवंशिक आधार या आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान करने में मदद कर सकता है। कई कोई बीमारी है, उसके लिए अगर कोई जेनेटिक कारण रहा है या जेनेटिक बेस रहा है तो उसको ये हम समझने में मदद मिलेगी। जैसे प्रोफेसर के थंगराज हैं, इस परियोजना के लीडर हैं और सेंटर हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो है ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनका कहना है कि एक उत्परिवर्तन नाम है MYBPC3। ठीक है, याद रखिए, नहीं रखिए कोई फर्क नहीं है, पी के लिए याद कर लीजिएगा। इसका उदाहरण देते हैं कि यह वह है जो कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। यानी कम उम्र में ही लोगों को हृदयघात के लिए ये जेनेटिक जो है म्यूटेशंस कारण बनता है और ये वैश्विक स्तर पे उतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन भारतीय आबादी के 4.5% में ये म्यूटेशन पाया जाता है। कौन सा? MYBPC3। यानी कि दुनिया के लेकर यह माना जाता है कि कार्डियक अरेस्ट बड़े उम्र पे आएगा, लेकिन भारत के 4.5% जनसंख्या में इस म्यूटेशन के होने के कारण वो कार्डियक के प्रति ज्यादा क्या है, ससेप्टेबल है, उनको हृदयघात की संभावना ज्यादा रह सकती है। आप देखते भी होंगे कि कई कम उम्र के लोगों को भी हृदयघात की समस्याएं आती है। कैसे पता चला? जेनेटिक अध्ययन से। ये दुनिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में सच नहीं पता चलेगा, ये हम जब तक अपना नहीं करेंगे वो तब तक नहीं पता चलेगा। इसी तरह से उन्होंने बताया कि एक LAMB3 नामक एक अन्य म्यूटेशन है जो त्वचा की घातक स्थिति का कारण बनता है और यह दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन मदुरई के पास, और भी स्पेसिफिक मदुरई के पास लगभग 4% आबादी में पाया जाता है, लेकिन वैश्विक डेटा में इसका कोई पता नहीं है। यानी हम जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये उत्परिवर्तन, इससे ये समस्या हो सकती है, तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये तो पहला होता है। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है कि जो भारतीय जीनोम है, भारतीय जीनोम डेटाबेस है, इसका आनुवंशिक रोगों के उपचार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे यह लक्षित उपचारों में मदद कर सकता है, यानी टारगेटेड उपचार कर सकता है, विशेष रूप से दुर्लभ बीमारियों के लिए जो आमतौर पर आनुवंशिक विसंगतियों से उत्पन्न होती है। जैसे अग्नाशय के कैंसर की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए जो है अभी डेवलप हो रही है mRNA वैक्सीन, उसमें एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है, उसके बारे में जाना जा सकता है। दूसरे कई उत्परिवर्तन जो है उनकी रोगों की रक्षा प्रणाली है ना, कई सारे ऐसे जेनेटिक चीजें होती हैं जो कुछ दवाओं के प्रति वो काम नहीं करते हैं या उनको प्रतिरोध पैदा करते हैं। जैसे प्रतिरोध संकेत वाले वेरिएंट की पहचान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए जीन कुछ आबादी में कुछ दवाओं या एनेस्थेटिक्स को अप्रभावी बना देता है। एक उदाहरण है कि दक्षिण भारत में एक वैश्य समुदाय है
का एक समूह है, पूरा वैश्य समुदाय नहीं, दक्षिण भारत में एक वैश्य समुदाय का एक समूह है जिसके पास सामान्य एस्थेटिक्स को ठीक से संभालने की क्षमता नहीं होती है, और अगर उसे इस समूह के लिए वो दे दिया जाए सामान्य एस्थेटिक तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ये इसकी जानकारी अगर हमारे पास है तो हम उस वर्ग के लोग हैं तो उनको भी पहले जानकारी हो सकती है, और खास तौर से चिकित्सा क्षेत्र में ये क्रांतिकारी हो सकती है। ये इसके कुछ लाभ है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि इसकी एक चुनौती होती है कि जनसंख्या स्तर पे करने पे कुछ ही वर्गों का जो है जेनेटिक मटेरियल जो खास तौर से जो संपन्न वर्ग है उनका है, लेकिन भारत के जो इसमें लेकर नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने इसको काफी जो अध्ययनकर्ताओं ने हैं उन्होंने काफी व्यापक पैमाने पर जो है उसके लिया है। 99 समूहों को इसमें किया गया है, भले ही 10,000 आंकड़े हैं, लेकिन उसका वर्ग जो है उसका काफी 199 समूहों से इसको लिया है, इसलिए इसमें वो बात तो नहीं है। लेकिन एक समस्या जो है वो नैतिकता वाली आती है। अब जैसे हमने बता दिया कि फला कोई समूह है, उसमें ये बीमारी हो सकती है या उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। अब ये बात हालांकि यहाँ पे अभी नहीं शुरू हुई है, लेकिन जहाँ पे ये जेनेटिक जो जीनोमिक्स जनसंख्या के स्तर पे की जाती है, वहाँ पे इंश्योरेंस वाले या नौकरी देने वाले, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर वाले, जैसे उनको पता चल गया कि किसी में वो फलाना जीन्स है किसी समुदाय में, तो उसका इंश्योरेंस वाले उसको इंश्योरेंस नहीं देना चाहेंगे, या प्राइवेट सेक्टर उसको नौकरी पे नहीं रखना चाहेगा। ये भी तो बीमारी जानेगा, सब कुछ आनेगा, तो ये भी तो एक समस्या आएगा कि उस पूरे वर्ग के साथ जो है अयोग्यता या निर्योग्यता भी जुड़ सकती है, ऐसी भी संभावना है। इसीलिए देखिए अमेरिका जैसे देशों में भी जहां पे बहुत आधुनिकीकरण है, वहां भी आनुवंशिक डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय रूप से नियामक ढांचे बनाए गए हैं, जैसे कि आनुवंशिक सूचना गैर भेदभाव अधिनियम की शर्तों का उपयोग करके बीमा और रोजगार भेदभाव को रोकना है। कि इस तरह की चीजों का पता चल गया कि यार MBA3 है, उसमें अर्ली कार्डियक अरेस्ट आएगा, तो पता कर लो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है वर्ग में है, उनके लोगों को आप अनौपचारिक रूप से न बीमा दो, न क्या करो, नौकरी में रखो। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को छोड़ते हुए भी, यानी इस समस्या से करते हुए भी, अगर हम इसका ध्यान देखें कि इससे होने वाले फायदे देखें, तो निश्चित रूप से यह जीनोमिक्स या जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी किया गया है, या जो ये पद्धति है, यह आनुवंशिक विकास को तो समझेगी ही समझेगी, ये आनुवंशिक बीमारियों और टारगेटेड इलाज करने की जो पद्धति है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। नमस्कार।